Assalamualaikum, this is me Irfan Hussain and you are watching the YouTube channel Nursing with M Smile tutorial. I hope you are all well. Guys, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जेनेरिक BSN सेमेस्टर 1 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट वाइटल साइंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाए और इससे रिलेटेड जितने भी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको पूरे रेगुलर वीडियोस की जो लेक्चर हैं वो मिलती रहें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि यहीं से आपकी बेस बनती है। जब तक आपको वाइटल साइंस से रिलेटेड जितने भी जो कॉन्सेप्ट है और उससे रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ है, अगर वो आपको बेस पर अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो तो आप आगे जाके वाइटल साइंस में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगे। आपको चीज़ें समझने में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस सेशंस को कंडक्ट करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इजीली वाइटल साइंस क्या चीज़ होती है उसको आप डिफ़ाइन कर पाएंगे और वाइटल साइंस से रिलेटेड जितने भी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आप डिस्क्राइब कर पाएंगे फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर को, बॉडी के अंदर किस तरीके से टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे हैं और हमारी रिस्पायरेशन किस तरीके से रेगुलेट होते हैं और ब्लड प्रेशर को हमारी बॉडी किस तरीके से नॉर्मल रेंज में रखते हैं। आप डिस्क्राइब कर पाएंगे प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म फॉर नॉर्मल थर्मो रेगुलेशन इन बॉडी कि बॉडी के अंदर किस तरीके से एक हमारी टेम्परेचर को एक नॉर्मल रेंज में हमारी बॉडी किस तरीके से रखते हैं। उस मैकेनिज़्म को समझने में आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस आपकी बॉडी के अंदर किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है, ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आप डिफ़ाइन कर पाएंगे बॉडी के टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टरिस्टिक। बॉडी के टेम्परेचर की करेक्टरिस्टिक की बेस पर आप टेम्परेचर की बहुत सारी टाइप्स होते हैं उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि फीवर की जितने भी साइन और सिम्टम्स होते हैं वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। डिस्कस कर पाएंगे आप नॉर्मल रेंज फॉर टेम्परेचर हमारे बॉडी की एक एडल्ट्स के अंदर या इन्फेंट्स में या ओल्डर एडल्ट्स में और जितने भी जो ईयर के हिसाब से आपकी बॉडी के कितने रेंज में आपका टेम्परेचर होना चाहिए, आपका नॉर्मल पल्स कितना होना चाहिए, नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट कितना होना चाहिए और नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक एडल्ट्स में या इन्फेंट्स में या ओल्ड एज में कितनी होनी चाहिए। आप लिस्ट डाउन कर पाएंगे जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो कि टेम्परेचर पर इफ़ेक्ट करते हैं, पल्स पर इफ़ेक्ट करते हैं और रिस्पायरेटरी सिस्टम पर या रिस्पायरेटरी रेट पर वो फैक्टर जो कि इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं उसको आप लिस्ट डाउन कर पाएंगे। आप डिस्क्राइब कर पाएंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स और रिस्पायरेशन, यानी कि पल्स और रिस्पायरेशन की क्या खसूसियात होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कितना तक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। डिस्क्राइब कर पाएंगे आप वेरियस मेथड्स एंड साइट्स टू मेयर टेम्परेचर,
पल्स एंड ब्लड प्रेशर। आप कुछ ऐसी प्लेस होते हैं जहाँ से कुछ ऐसी साइट्स होते हैं, वहाँ से आपने वो लेना होता है। और मेथड्स जो कि आप टेम्परेचर को कहाँ से लेते हैं, पल्स को कहाँ से आप काउंट करते मेजर करते हैं, और ब्लड प्रेशर को आप कौन सी जगह से आप मेजर कर सकते हैं, और उसकी कौन कौन सी मेथड से आप उस इजीली डिस्क्राइब कर पाएंगे। आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे साइंस ऑफ अलर्ट वाइल टेकिंग टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। आप कुछ अलर्ट साइंस आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे जब आप टेम्परेचर ले रहे होते हैं, या जब आप रिस्पायरेटरी रेट को आप काउंट कर रहे होते हैं, या आप ब्लड प्रेशर को मेजर कर रहे होते हैं। उस वक्त कुछ साइंस, अलर्ट साइंस आपको मतलब रिकॉग्नाइज करने में आपको हेल्पफुल होते हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले वाइटल साइंस क्या चीज़ होती है। जब भी किसी भी सेटअप में, हेल्थ केयर सेटअप में कोई भी पेशेंट आते हैं या आप वहाँ ड्यूटी करने जाते हैं, तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है, आपने वाइटल साइंस आपने चेक करना होता है। सबसे पहले आप किसी भी वार्ड में जाओ या आपके पास कोई क्लाइंट आ जाए, तो सबसे पहले आपने अपने आप को उसके साथ इंट्रोड्यूस करने के बाद आपने उसकी वाइटल साइंस वगैरह आपने सबसे पहले लेना होता है। तो वाइटल साइंस होती क्या चीज़ है? वाइटल साइंस आर कंसिडर एज साइन ऑफ लाइफ, यानी कि वाइटल साइंस को क्या कहा जाता है, आपकी साइन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि किस चीज़ को आप साइन ऑफ लाइफ कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो वाइटल साइंस किसी भी एडल्ट्स की या कोई भी इंसान की वाइटल साइंस को आप क्या चीज़ देते हैं, क्या चीज़ किस चीज़ के नाम से जाने जाते हैं? साइन ऑफ लाइफ, यानी कि उस बंदे की लाइफ की स्टैंडर्डनेस को, उसकी स्टेटस को शो कर रहे होते, इसीलिए उसकी क्या कहा जाता है, उसको साइन ऑफ लाइफ कहा जाता है। जब भी आप किसी बंदे की वाइटल साइंस लेते हैं तो आपको उस बंदे की लाइफ की स्टैंडर्डनेस के बारे में आपको पता चल जाएगा। उसकी ब्लड प्रेशर लेके, उसकी टेम्परेचर लेके, उसकी रिस्पायरेटरी रेट लेकर आपको उसकी लाइफ की स्टैंडर्डनेस को, उसकी क्वालिटी को आपको पता चल जाएगा। इसीलिए इसको साइन ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। तो वाइटल साइंस रिफ्लेक्ट एसेंशियल बॉडी फंक्शंस इंक्लूडिंग योर हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट, टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर। आपका वाइटल साइंस ही आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, जिसमें हार्ट बीट होते हैं, आपका ब्रीथिंग रेट होता है, और आपका टेम्परेचर होते हैं, बॉडी टेम्परेचर, और आपका ब्लड प्रेशर ही। ये सारी चीज़ें क्या कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं आपकी बॉडी की एसेंशियल जो बॉडी फंक्शंस होते हैं, उनको आप शो कर रहे होते हैं। योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर में वॉच, आप जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं वो वॉच भी कर सकते हैं, यानी कि देख भी सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, और मॉनिटर भी कर सकते हैं आपकी वाइटल साइंस को, टू चेक लेवल ऑफ फिज़िकल फंक्शन। आपकी बॉडी की किस हद तक फिज़िकल फंक्शन की जो लेवल होते हैं उसको चेक करने के लिए कोई भी हेल्थ के प्रोवाइडर वॉच भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, और आपकी वाइटल साइंस को मॉनिटर भी कर सकते हैं। नॉर्मल वाइटल साइंस चेंज विथ एज, एज के हिसाब से आपका वाइटल साइंस बिल्कुल चेंज हो जाता है। फ़र्ज़ करें एक इन्फेंसी में टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेटरी रेट अलग होते हैं। जूँ वो बड़े हो जाते हैं, उसकी एज जूँ बढ़ती है, उसी हिसाब से उसका जो वाइटल साइंस होता है वो भी चेंज होता जाएगा। सेक्स यानी कि जेंडर पे भी इफ़ेक्ट करते हैं आपकी मतलब फ़ीमेल के अंदर उसकी जो वाइटल साइंस होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती, और मेल के अंदर जो वाइटल साइंस होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और वेट के हिसाब से भी वाइटल साइंस चेंज हो सकते हैं। एक्सरसाइज की कैपेबिलिटी पर भी डिपेंड करते हैं, आप किस हद तक आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप एक्सरसाइज कर पाएँ। आपके अंदर ये किस हद तक एक्सरसाइज करने की जो एबिलिटी होती है उस पर भी वाइटल, नॉर्मल जो वाइटल साइंस होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। इन ओवरऑल हेल्थ, आपकी ओवरऑल हेल्थ किस तरह है ये भी आपकी नॉर्मल वाइटल साइंस को चेंज कर सकते हैं।
नॉर्मल वाइटल साइन रेंज फॉर द एवरेज हेल्दी एडल्ट वाइल रेस्टिंग आर, जब भी कोई नॉर्मल एडल्ट जो हेल्दी एडल्ट जब रेस्टिंग पोजीशन पे होते हैं, रेस्टिंग स्टेटस पे होते हैं, तो उसके जो नॉर्मल वाइटल साइंस एवरेज रेंज में होते हैं, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर सबसे पहले आता है, जिसमें किसी भी नॉर्मल हेल्दी एडल्ट जो क्लाइंट होते हैं उसका कितना होना चाहिए, 120/80 मिलीमीटर मर्करी होनी चाहिए। ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल है 120/80 मिलीमीटर मर्करी होनी चाहिए। ये एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट के अंदर जब भी आप उसकी बीपी लेते हैं, ब्लड प्रेशर लेते हैं, तो 120/80 होनी लाजमी है। और अगर 120/80 140 तक हम इसको काउंट भी कर सकते हैं, 140/90 या 140/80 तक भी लेके जाते हैं, लेकिन अक्सर जो हेल्दी एडल्ट में होते हैं उनमें 120 ही होते हैं। अगर और उसके बाद 129 के बाद तो ये एक स्टेप बाय स्टेप, जिसमें भी स्टेप होते हैं स्टेप वाइज, जो आगे हाइपरटेंशन की तरफ जाते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी अगर 100 से अगर थोड़ा कम आ जाए तो ये सारी चीज़ें हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में हम आगे जाके पढ़ते हैं। तो पल्स कितना होना चाहिए, 60 to 100 बीट्स पर मिनट। आप यानी आपका जो हार्ट होते हैं वो एक मिनट के अंदर, उसके अंदर 1 मिनट के अंदर 60 से 100 बीट्स करनी चाहिए। ये एक हेल्दी एडल्ट जो होते हैं उसके अंदर 60 to 100 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए। ये आपका नॉर्मल जो रेंज बताया जा रहा है। और आपका ब्रीथिंग कितना होना चाहिए, 40 to 22 ब्रीथ्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 14 से 22 ब्रीथ्स पर मिनट होनी चाहिए। और अगर टेम्परेचर अगर आप मेजर करते हैं तो एवरेज नॉर्मल होते वो होते हैं जी 98.6, जो कि फ़ारेनहाइट में लेते हैं। अगर उसको आप डिग्री सेंटीग्रेड में लेना चाहें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड बनते हैं। अगर इसी 37 डिग्री को अगर आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बनते हैं। अगर हम इसी को सेंटीग्रेड में अगर लेना चाहें तो 37 बनते हैं। तो हम ज़्यादातर जब हम टेम्परेचर लेते हैं तो 98.6 यानी कि फ़ारेनहाइट डिग्री में लेते हैं। अब हम बात करते हैं जी मेडिकल जो टर्मिनोलॉजीज़ होते, टर्म्स होते जो कि वाइटल साइंस से रिलेटेड करते हैं। इनको आपने याद रखना बहुत ही लाजमी होता है और इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने यही बेसिक से अगर आपने इन टर्मिनोलॉजीज़ को अगर आपने सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाया तो आगे जाके आपको चीज़ें समझने में बहुत ही प्रॉब्लम आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी एपनिया क्या चीज़ होती है। ए का मतलब ये ए अलग है, ए का मतलब एब्सेंस है। तो एब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन या टेम्परेरी सिसेशन ऑफ रिस्पायरेशन। फ़र्ज़ करें किसी क्लाइंट के अंदर जब आपने उसकी रिस्पायरेशन को चेक करने की कोशिश की, उसको मेजर करने की कोशिश की, तो आपको उसके अंदर कोई भी यानी कि उसकी चेस्ट वॉल जो है वो राइज एंड फॉल बिल्कुल ही आपको नज़र नहीं आया। यानी उसके अंदर बिल्कुल ही रिस्पायरेशन जो है वो सीज़ हो चुकी थी, बिल्कुल ही एब्सेंट था। उस कंडीशन में आप क्या बोलते हैं, एपनिया बोलते हैं। या टेम्परेरी भी हो सकती है, वो परमानेंट भी हो सकती। टेम्परेरी भी कुछ टाइम के लिए वो सीज भी हो सकते हैं, या परमानेंट भी हो सकते हैं, या बिल्कुल एब्सेंट भी हो सकते हैं। तो उसको आप क्या बोलते हैं, एपनिया बोलते हैं। निया का मतलब जो है वो रिस्पायरेशन को नोट कर रहे होते हैं, लेकिन ए का मतलब है जी एब्सेंस को। तो एरिथमिया क्या चीज़ होती है, irregular और abnormal rhythm usually referring to heart rhythm। जब भी आपका हार्ट बीट जब आप चेक करते हैं तो पल्स जब चेक करते हैं तो उसके अंदर जो है वो क्या होता है, एक रेगुलर रिदम को फॉलो कर रहे होते हैं। यानी कि 1 मिनट के अंदर 60 से 100 बीट्स पर मिनट करते हैं। लेकिन अगर आपका एरिथमिया हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो अगर
60 to 100 बीट करें या फ़र्ज़ करें 70 बीट्स पर मिनट करें तो फर्स्ट 30 सेकेंड में आपका हार्ट बीट कितना बीट करेगा, आपका हार्ट कितना बीट करेगा, 35 बीट करे। और सेकंड जो 30 सेकेंड होते, लास्ट जो 30 सेकेंड होते हैं उसमें क्या होगा, उसमें 35 बीट्स पर मिनट करे पर सेकेंड हिसाब से होगा। तो 30 में एक फ़र्स्ट राउंड में आपका 35 किया, उसके बाद लास्ट जो 30 सेकेंड में उसमें भी 35 ही बीट्स किया। तो ये एक रेगुलर रिदम को शो कर रहे होते हैं आपकी पल्स की। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपने जब किसी भी बंदे की आपने पल्स चेक किया तो उस वक़्त आपने पहले 5 सेकेंड में या 10 सेकेंड में उसका जो हार्ट रेट था वो 10 से 12 था, 15 था। लेकिन अगर उसके जो लास्ट जो 15 सेकेंड में उसमें कोई और चीज़ हो गया, यानी कि 10 आ गया, 10 पे आ गया, यानी कि बिल्कुल ही डाउन हो गया, उसके बाद अचानक से वो दोबारा बढ़ गया। और अगर हम बात करें फर्स्ट 30 सेकेंड में आपका हार्ट जो रेट है वो 30 आया, और जो लास्ट जो 30 सेकेंड में उसके अंदर आपका 40 आया। तो ये एक इर्रेगुलर मैनर, इर्रेगुलर रिदम को शो कर रहे होते, जिसे आप एरिथमिया बोलते हैं। ब्रेडिकार्डिया, स्लो हार्ट रेट यूजुअली बिलो 60 बीट्स अ मिनट। ब्रेडिकार्डिया उस कंडीशन में बोलते हैं, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसमें आपका हार्ट रेट का जो हार्ट रेट होते हैं वो कहाँ तक होते हैं, 60 बीट्स पर मिनट से जब आपका हार्ट 60 बीट से कम बीट करना शुरू करें इन एक मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपका हार्ट 60 बीट्स से भी बिलो हो जाए, कम हो जाए, तो उस कंडीशन में आप उसको क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। और अगर हम बात करें ब्रेडिपनिया की बात करें तो स्लो रिस्पायरेटरी रेट। कार्डिया का मतलब है जी हार्ट, और एपनिया का मतलब आपने पहले भी बताया था ऊपर, रिस्पायरेटरी को रेट को बता रहे हैं। तो स्लो रिस्पायरेटरी रेट यूजुअली बिलो 10 रिस्पायरेशन इन अ मिनट। जब किसी भी बंदे का जो रिस्पायरेटरी रेट होता है वो 10 से कम हो जाए, 10 रिस्पायरेशन पर मिनट से कम हो जाए, हमने नॉर्मल रेंज पढ़ा था 40 to 22 रिस्पायरेशन पर मिनट के हिसाब से जा रहा था। लेकिन अगर हम बात करें ब्रेडिपनिया की तो 10 रिस्पायरेशन इन अ मिनट से भी कम हो जाए तो आप उस कंडीशन में आप क्या बोलते हैं, ब्रेडिपनिया बोलते हैं। डिस्पनिया क्या बोलते हैं, डिस्पनिया को आप डिफ़िकल्टी और लेबर ब्रीथिंग, जब आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो, डिफ़िकल्टी अगर आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में आपको प्रॉब्लम हो, डिफ़िकल्टी हो, या लेबर हो, यानी कि लेबर ब्रीथिंग का मतलब यही है, सेम है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलते हैं, डिस्पनिया बोलते हैं। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई जब ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल से एक्सीड कर जाए, शूट कर जाए, एलिवेट कर जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरथर्मिया, हाइपर का मतलब ज़्यादा होना है, थर्मिया का मतलब टेम्परेचर। तो अकर्स व्हेन द बॉडी टेम्परेचर एक्सीड्स 104 डिग्री मेर रेक्टली। जब आप किसी भी क्लाइंट की जो बॉडी टेम्परेचर होती है उसको आप रेक्टली जब आप मेजर करते हैं, तो अगर उसका जो टेम्परेचर है वो 104 डिग्री से फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आ रहा है, उसका टेम्परेचर 104 से ज़्यादा आ रहा है, तो आप उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, पेशेंट को हाइपरथर्मिया बोलते हैं। हाइपरथर्मिया हो गया है पेशेंट को। तो नॉर्मल आपको पता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था, लेकिन अगर 104 डिग्री से अगर ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, हाइपरथर्मिया बोलते हैं, और वो रेक्टली आपने चेक करना होता है। हाइपोटेंशन का मतलब, हाइपो को मतलब पता है आपको, लो को बोलते हैं, डिक्रीज को बोलते हैं, और टेंशन आपका प्रेशर। तो हाइपोटेंशन अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो जा रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाइपोथर्मिया, हाइपो मीन्स आपको पता है डिक्रीज, और थर्मिया मतलब, थर्मिया मीन्स
हीट या टेम्परेचर। लो बॉडी टेम्परेचर बिलो 95 डिग्री मेजर रेक्टल। जब आप किसी भी क्लाइंट का रेक्टल या आप टेम्परेचर जब आप मेजर करते हैं तो उसका 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर बिलो आ रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया बोलते हैं। टेकीकार्डिया, फास्ट और रैपिड हार्ट बीट यूजुअली मोर देन 100 बीट्स पर मिनट इन एन एडल्ट। किसी भी एडल्ट के अंदर जब उसका हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट के हिसाब से भी पर मिनट से ज़्यादा जा रहा है, उसका हार्ट बीट नॉर्मल कितना होना चाहिए था, 60 से 100 बीट्स पर मिनट के हिसाब से एक एडल्ट के अंदर इतना होना चाहिए। लेकिन अगर 100 से भी ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में आप क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया बोलते हैं। कार्डिया मतलब ये चीज़ याद रखना आपने, कार्डिया मीन्स हार्ट। टेकीपनिया का मतलब है जी रिस्पायरेटरी रेट अगर एबोव चला जाए 25 रिस्पायरेशन पर मिनट से भी ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में आप क्या बोलते हैं, टेकीपनिया बोलते हैं। तो हम बात करते हैं जी बॉडी टेम्परेचर की। तो बॉडी टेम्परेचर है क्या चीज़, आप जब भी आप टेम्परेचर चेक करते हैं और उसमें फ़ारेनहाइट में भी लेते हैं और आप 30 सेंटीग्रेड के में भी लेते मेजर करते हैं, तो होती क्या चीज़ है, आपका बॉडी टेम्परेचर होती क्या चीज़ है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ दी बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी किस हद तक गर्म है या कोल्ड है, यानी कि किस हद तक आपकी जो बॉडी होती है वो किस हद तक आपका हॉट है या कोल्ड है, उसको क्या बोलते हैं, उस डिग्री को आप क्या बोलते हैं, आप टेम्परेचर बोलते हैं। बॉडी टेम्परेचर एक ऐसी मेजरमेंट होती है बॉडी की एबिलिटी की, आपकी बॉडी की एबिलिटी को शो कर रहे थे कि आपकी बॉडी किस हद तक हीट को जनरेट करते हैं और किस हद तक आपकी बॉडी हीट को लूज़ करते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। और आपकी बॉडी की टेम्परेचर होती है वो आपका हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर होते हैं, वो उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। वो आपका नर्वस सिस्टम में पूरा एक डिस्क्रिप्शन में आगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आप इन सारी चीज़ों को आप डिस्कस करेंगे। देयर आर 4 वेज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। 4 साइड से भी आप लेते हैं, पहले भी पढ़ा था कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं और 4 तरीके भी होते हैं। तो अंडर द आर्मपिट इस जिसको आप क्या बोलते हैं, एक्सिलरी मेथड बोलते हैं। और अगर आप माउथ से चेक कर रहे हैं तो उसको ओरल मेथड, और अगर ईयर के लूप से चेक कर रहे होते हैं, ईयर से चेक करें तो उसको आप टिम्पेनिक मेथड बोलते हैं। और रेक्टल, आप अगर रेक्टम से चेक कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टल मेथड बोलते हैं। तो ज़्यादातर हम एडल्ट में आप आर्मपिट से भी चेक कर सकते हैं और माउथ से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आप इन्फेंट में, चाइल्ड में आप माउथ से बिल्कुल भी चेक नहीं करते हैं। आप इन्फेंट में आप अंडर द आर्मपिट में भी चेक कर सकते हैं और ईयर में भी चेक कर सकते हैं और रेक्टल भी आप चेक कर सकते हैं। सबसे जो बेस्ट मेथड होते हैं वो रेक्टल होते हैं, लेकिन जो इस्लामिक कंट्री होते हैं उनमें इस चीज़ को फॉर्मल तरीका नहीं समझा जाता है, इसीलिए इसको वहाँ का आप कहाँ से लेते हैं, आप माउथ से लेते हैं या अंडर आर्मपिट लेते हैं या ईयर से लेते हैं। सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन इन दी बॉडी, जिसे आप क्या चीज़ बोलते हैं, थर्मोजेनेसिस। आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन से जो सोर्सेस है जिससे आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाए, तो इसको आप क्या बोलते हैं, थर्मोजेनेसिस भी बोलते हैं। थर्मो मीन्स हीट, जेनेसिस मीन प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जब भी फूड पार्टिकल्स की, जब जो भी आप खाना खाते हैं तो उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाते हैं, उसके बाद आपको एनर्जी मिलते हैं और वहाँ से हीट भी रिलीज़ हो जाते हैं। तो बॉडी जो टेम्परेचर होते हैं वो मेटाबॉलिज्म से भी रिलीज़ होते हैं। मेटाबॉलिज्म से भी क्या चीज़ होते हैं, बॉडी की टेम्परेचर यानी कि हीट प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर। मसल एक्टिविटी से भी होते हैं, क्योंकि मसल जब आप एक्टिविटी करते हैं तो उससे मेटाबॉलिज्म रेट जो ओबियसली वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, उससे हीट जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशन से होते हैं, स्ट्रेस वगैरह और
ये सारी चीज़ें स्ट्रेस वगैरह से भी आपको क्या होते हैं, सैडनेस या स्ट्रेस हो, इससे भी आपकी बॉडी के अंदर थर्मोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। चेंज इन इन्वायरमेंट एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन आपकी इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करते हैं, और आपकी एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है वो किस तरह हॉट है या कोल्ड है, ये भी आपकी बॉडी की टेम्परेचर की जो हीट प्रोडक्शन है उस पर डिपेंड करता है। बैक्टीरियल इन्वेजन, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह इन्वेश हो गया है, यानी कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, तो इससे भी आपकी बॉडी के जो टेम्परेचर होते हैं वो राइज या फॉल हो सकते हैं। थायराइड हार्मोन से भी होते हैं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से 2-3 कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, T3 एंड T4, जो कि आपकी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करवाते हैं, मेटाबॉलिज्म की रेट को कंट्रोल करवाते हैं। अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा निकल रहे हैं, ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो टेम्परेचर होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। सोर्सेस ऑफ हीट लॉस इन दी बॉडी थर्मोलिसिस, किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर से हीट लॉस हो जाते हैं, जिसे हम थर्मोलिसिस बोलते हैं। तो सबसे पहले रेडिएशन के थ्रू हो जाते हैं। द हीट जनरेटेड फ्रॉम विद इन दी बॉडी इज़ गिवन ऑफ टू द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। यह एक नेचुरल प्रोसेस है। जब आपकी बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर जब हीट प्रोड्यूस होते हैं, जनरेट हो जाते हैं, तो वो जो हीट होते हैं वो आपकी सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर के रिलेटेड करते हुए कंपेयर करते हुए वो जो हीट होते हैं वो वहाँ पर रिलीज़ हो जाता है, आपकी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाते हैं विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट। इट कैन रिड्यूस बाय कवरिंग द बॉडी विथ क्लॉथिंग एंड बी इन्हांस्ड बाय वेयरिंग लाइटर क्लॉथ्स। आपकी जो बॉडी होते हैं, बॉडी के जो टेम्परेचर होते हैं वो आप किस तरीके से आप उसको रिड्यूस करते हैं। आप क्लॉथिंग वगैरह पहनकर, बहुत मोटे वगैरह कपड़े वगैरह जब आप पहनते हैं, तो आपकी बॉडी के हीट जो है वो लॉस होना कम हो जाते हैं, यानी कि रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आप लाइट कपड़े पहनते हैं, लाइट क्लॉथ्स वगैरह पहनते हैं, तो वो जो रेडिएशन जो प्रोसेस होते हैं, बॉडी की हीट आपकी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के अंदर गिवन ऑफ होना, ये इन्हांस हो जाते हैं। इवेपोरेशन के ज़रिए से भी आपकी बॉडी के जो हीट होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। व्हेन यू स्वेट और व्हेन योर स्किन और क्लॉथिंग गेट्स वेट, जब भी आपको पसीना वगैरह आते हैं, जब आप हैवी काम करते हैं या गर्मियों में ज़्यादातर स्वेटिंग होते हैं, इससे क्या होते हैं, हीट वहाँ से क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं। और जब आपके जो कपड़े होते हैं, जो भी आपकी क्लॉथ्स होते हैं, वो जब वेट होते हैं, तो वेट्स जो वहाँ से लिक्विड्स पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, गैसेस के फॉर्म में वहाँ से निकल जाते हैं, जो कि हीट लॉस को प्रोमोट कर रहे होते हैं। नेचुरल रिजल्ट इज़ दी कूलिंग इफेक्ट, और आपको एक कूलिंग इफेक्ट आपको फील होता है। ये आपका रेडिएशन है, रेडिएशन के थ्रू आपकी बॉडी की हीट क्या हो रहा है, आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, गिवन ऑफ हो रहे हैं, यानी कि लॉस हो रहे हैं। और इवेपोरेशन के भी थ्रू भी होते हैं, और कन्वेक्शन, यानी कि जब आपकी बॉडी किसी हॉट ऑब्जेक्ट या कोल्ड ऑब्जेक्ट के साथ जब कांटेक्ट में आ जाते, तो आपकी हीट जो है वो बॉडी से वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बॉडी टेम्परेचर फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर, कुछ ऐसी फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी की टेम्परेचर को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो एज आ जाते हैं। सबसे पहले न्यूबॉर्न्स टेम्परेचर चेंज ड्रेस्टिकली विथ इन्वायरमेंटल चेंजेस। आपकी जो इन्फेंट्स होते हैं, जो न्यूबॉर्न्स बेबीज़ होते हैं, उनके बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होते हैं वो एटमॉस्फेयर के या इन्वायरमेंट की चेंजेस से जल्दी ही उनके यानी कि चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस होते हैं वो सही से डेवलप नहीं हुए थे, उसको अच्छी तरीके से वो उसको रेगुलेट नहीं कर रहे होते हैं, और उनके अंदर मेटाबॉलिज्म भी अभी बहुत ही स्लो जा रहे होते हैं। इसीलिए उनके अंदर टेम्परेचर विथ चेंजेस इन इन्वायरमेंटल चेंजेस वो जल्दी ही वो इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। हेंस एक्स्ट्रा केयर विथ वार्म क्लॉथिंग इज़ एसेंशियल फॉर देम। इसीलिए हम जो न्यूबॉर्न बेबी को बहुत ही एक्स्ट्रा
वार्म क्लोथिंग की ज़रूरत होती है उनके लिए, उनकी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। टेम्परेचर लेवल इज़ लो इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में टेम्परेचर जो लेवल होते हैं वो लो हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एज के हिसाब से उनकी सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसीलिए एज के हिसाब से भी टेम्परेचर आपका इफ़ेक्ट करते हैं, टेम्परेचर पर क्या करते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं। तो एडल्ट के अंदर ज़्यादा होते हैं और जो फीमेल्स होते हैं उनके अंदर और भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोनल लेवल जो है वो भी उस पर डिपेंड करता है। एक्सरसाइज, आप किस हद तक एक्सरसाइज करते हैं, इंक्रीज़ बॉडी टेम्परेचर। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी मसल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है और मसल्स की जो डिमांड होती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की, तो वहाँ पर मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, आपकी जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी जो बॉडी होते हैं वो वार्म अप हो जाते हैं, क्योंकि आपकी मसल सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होते हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए आप वहाँ पर क्या होते हैं, हीट की जो प्रोडक्शन होती है वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। स्ट्रेस, इट इज़ ऑल्सो, जब स्ट्रेस में होते हैं तो इंक्रीज़ हो जाते हैं आपकी बॉडी टेम्परेचर। स्ट्रेस भी आपकी बॉडी टेम्परेचर पर इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। जब भी आपने नोट किया होगा, ज़्यादातर आपने नोट किया होगा, जब भी आप स्ट्रेस कंडीशन में आते या स्ट्रॉन्ग इमोशन में आ जाते तो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर होते हैं वो क्या होते हैं, वो रेस कर जाते हैं, क्योंकि उनके जो आपकी बॉडी के सेल्स होते हैं वो भी स्ट्रेस में आ जाते हैं और उनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है और आपका जो ब्लड के अंदर जो वो होते हैं मेटाबॉलिज्म वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसके रिज़ल्ट में क्या होते हैं, हीट की जो प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। फास्टिंग से क्या होता है, रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। जब आप फास्टिंग पे होते हैं तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर होते हैं वो डाउन जा रहा होता है। सर्केडियन रिदम, बॉडी टेम्परेचर इज़ फाउंड ऑन द लोअर साइड ड्यूरिंग नाइट टाइम एज़ कम्पेयर इन दी डे टाइम। डे टाइम पे आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और नाइट टाइम पे आपका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। ये सर्केडियन रिदम वो होते हैं आपका स्लीप वेक साइकिल होते हैं, तो वो भी आपकी बॉडी टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उस पर इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। हार्मोनल लेवल, हार्मोन वेरिएशन आल्सो इफ़ेक्ट बॉडी टेम्परेचर एज फीमेल हैव स्लाइटली इंक्रीज टेम्परेचर। मैंने पहले भी बताया था फीमेल के अंदर बॉडी टेम्परेचर होती हैं वो स्लाइटली इंक्रीज होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलीज़ होते हैं, या दूसरे जो सेक्स हार्मोन होते हैं उनकी जो वेरिएशन की वजह से भी आपका बॉडी टेम्परेचर क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें फीवर की या पायरेक्सिया की बात करें तो एनी टेम्परेचर दैट इज़ हायर देन अ पर्सनस एवरेज बॉडी टेम्परेचर इज़ कंसीडर्ड एज फीवर। फीवर को आप क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया भी बोलते हैं, ये आप नोट कर लें। और एनी टेम्परेचर, वो टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर जब किसी भी बंदे की जो नॉर्मल जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर से जब ज़्यादा हो जाए तो आप उसको किस चीज़ में कंसीडर करते हैं, फीवर में कंसीडर करते हैं। अ ड्रॉप इन बॉडी टेम्परेचर बिलो 90 डिग्री 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ डिफाइंड एज हाइपोथर्मिया। जब किसी भी बंदे की जो बॉडी टेम्परेचर होते हैं वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाए, बिलो जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया बोलते हैं। और टेम्परेचर कैन वेरी ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन इलनेस और इन्फेक्शन। टेम्परेचर जो है वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ पर वेरी करते हैं, आपकी फैक्टर्स पर वेरी करते हैं अदर देन इलनेस या इन्फेक्शन। इलनेस या इन्फेक्शन में भी बॉडी टेम्परेचर इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन आपका फैक्टर्स पे भी वो वेरी करते हैं। स्ट्रेस में बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन में बिल्कुल कम हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, इसीलिए बॉडी टेम्परेचर क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। और एक्सरसाइज से भी आपका बॉडी टेम्परेचर क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। बीइंग इन हॉट और कोल्ड इन्वायरमेंट, जब आपकी इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करते हैं, आपकी कौन सी इन्वायरमेंट में, हॉट इन्वायरमेंट में रह रहे हैं या कूल इन्वायरमेंट में आप स्टे कर रहे हैं, तो ये भी आपकी टेम्परेचर पर इफ़ेक्ट करता है। और
ड्रिंकिंग और हॉट कोल्ड बेवरेज, या आप कौन जो आप लिक्विड ले रहे हैं वो आप हॉट ले रहे हैं या कोल्ड ले रहे हैं, ये इस पर भी डिपेंड करते हैं, इस पर भी इफ़ेक्ट करते हैं आपकी बॉडी टेम्परेचर। एंड थायराइड डिसऑर्डर कैन इन्फ्लुएंस बॉडी टेम्परेचर। जो भी थायराइड डिसऑर्डर होते हैं, थायराइड डिसऑर्डर वो थायराइड ग्लैंड्स के अंदर जो एबनॉर्मलिटीज आ जाते हैं, यानी कि वो सही जो नॉर्मल अमाउंट में थायराइड हार्मोन रिलीज़ नहीं कर पाते, तो उस वक्त आपका थायराइड डिसऑर्डर हो जाते हैं। उसमें या ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो रहे होते, थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती या बिल्कुल कम हो जाते। इसलिए इसकी वजह से भी आपका जो बॉडी टेम्परेचर होते हैं वो उस पर असर करते हैं। तो फीवर की कुछ डिग्री होते हैं। तो लो पायरेक्सिया, जिसमें आपका 99 से 101 तक को आप क्या बोलते हैं, लो पायरेक्सिया बोलते हैं। और मॉडरेट पायरेक्सिया को आप 101 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आप मॉडरेट पायरेक्सिया में आप कंसीडर करते हैं। हाई पायरेक्सिया में 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आप हाई पायरेक्सिया में आप कंसीडर करते हैं। और 105 से अगर एबोव चला जाए तो उसको आप हाइपर पायरेक्सिया में आप कंसीडर करते हैं। साइन एंड सिम्टम ऑफ फीवर, जो साइन और सिम्टम्स होते हैं फीवर के वो हम डिस्कस करते हैं, वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फॉलोइंग आर सम साइन एंड सिम्टम्स ऑब्जर्व इन क्लाइंट हैविंग फीवर। जिस क्लाइंट के अंदर फीवर हो, यानी कि वो नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होते हैं वो शूट किया है नॉर्मल से, तो उसके लिए क्या कौन कौन सी साइन और सिम्टम्स होते हैं उसको हम अगर देखें तो स्वेटिंग होती है, शिवरिंग हो जाती है, हेडेक होते हैं और मसल एचिस आ जाते हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन होते हैं और जनरल वीकनेस जो है, ये आपका साइन एंड सिम्टम ऑफ फीवर में आ जाते हैं। तो ये है जी आपका डिजिटल थर्मामीटर और ये आपका मैनुअल होते हैं, जिसमें आपका मरकरी होता है और यहाँ आपको रीडिंग होते हैं, आपका डिजिटल फॉर्म में आपको दिखाई देता है। यहाँ से आपको सबसे पहले आप चेक करते हैं, 0 पे लेके आते हैं, आपकी रीडिंग को 0 पे लेके आते हैं। अब ये थोड़ा सा आगे चला गया, इस तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आप जब भी किसी क्लाइंट के अंदर जब आप चेक करते हैं तो आप सबसे पहले आप इस यहाँ पर पकड़ते हैं, इस साइड पे आप फिंगर में लेते हैं और शेक करते हैं। इसके बाद आप ये वाली जो इस साइड को आप ब्लब बोलते हैं, ये वाली साइड आप पेशेंट की आर्मपिट में या मुंह के अंदर आप रख सकते हैं। तो यहाँ तक था जी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने वाइटल साइंस की मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स को कवर किया। और अगर और हमारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड पार्ट को भी आप ज़रूर जाकर देखिए। और जिस स्टूडेंट को भी अगर आज की इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, आज की इस लेक्चर में कोई भी इश्यूज़ हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन के या आप व्हाट्सएप के ज़रिए से आप क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।